चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट लेक्चर में कुछ रेट्स हमने डिस्कस किए थे, इंडिविजुअल्स को लेके जो स्लैब रेट्स है उसके ऊपर बात हो रही थी। ये जो टैक्स स्लैब रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली ओल्ड टैक्स रिजीम। तो मैंने बीच में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक है ना एक 115 BAC करके एक नया सेक्शन लेके आए हैं जिसमें एक ऑल्टरनेट स्कीम लेके आए। फिर इन्होंने वो ऑल्टरनेट स्कीम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया और ये वाली स्कीम जो है वो ऑप्शन में डाल दी। तो ये पुरानी स्कीम है जो अपन पढ़ रहे हैं और काफ़ी साल से यही सिस्टम चला आ रहा है। अभी भी ये सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इसके हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हो। एंड आई विल ट्राई कि आज ही मैं वो डिफरेंस और कंपैरिजन भी आपको बता दूं कि इस स्लैब में और दूसरे स्लैब में क्या फ़र्क है और उसके बेसिक रीजंस क्या है। तो थोड़ा कंपैरिजन पहले ही कर लेते हैं। यूजुअली मैं वो एकदम एंड में बताता हूँ, बट इस बार सोच रहा हूँ कि पहले ही आपको चीज़ समझा देता हूँ तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। कल जो हमने रेट्स देखे उसमें हमने कैटेगरी टारगेट की एसएससीज की, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। फिर हमने उसमें देखा रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट और फिर हमने देखा एज का क्राइटेरिया जो 60 के बिलो, 60 to 80, 80 एंड अबव। अब ये ध्यान रखना है एग्जैक्ट 60 सीनियर सिटीजन। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स की एज कंप्लीट हो गई है देन यू आर सीनियर सिटीजन फॉर दैट असेसमेंट ईयर। अगर आपकी प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स की एज कंप्लीट हुई है देन यू आर वेरी सीनियर सिटीजन फॉर दैट असेसमेंट ईयर। ये बहुत स्पेसिफिक आपके ध्यान में होना चाहिए। रीज़न बीइंग के सम में कितनी बार ना वो असेसी की बर्थ डेट या उसकी एज या कुछ पॉइंट डाल देते हैं कि भाई असेसी 80 ईयर्स के हुए प्रीवियस ईयर में इस डेट पे। तो फिर आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई 80 ईयर्स के हो गए ना, तो फिर इस असेसमेंट ईयर में वो 5 लाख वाले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आएंगे। फिर हमने देखा था कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं उसमें 3 कैटेगरी है, एक 2.5 लाख रुपए तक है, एक 3 लाख रुपए तक है और तीसरा 5 लाख रुपए तक है। 2.5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सबके लिए है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल्स, बिलो द एज ऑफ 60, अबव द एज ऑफ 60 सब में आ जाएगा। लेकिन अगर रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है और 60 की एज हो चुकी है तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाती है। और यही अगर वेरी सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख हो जाती है। तो ये कैटेगरीज जो है वो हमने देखी थी और इनको आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए इसके बाद तो रेट्स तो हमने देखे थे, जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और वो सारी चीज़ें अगर फिर से रिकॉल करो एक बार, तो 2.5 लाख से 5 लाख वाला जो स्लैब था उसमें 5% टैक्स लग रहा है। 5 लाख से 10 लाख वाला जो स्लैब है उसमें 20% टैक्स लग रहा है और 10 लाख से अबव जो स्लैब रेट है उसमें 30% टैक्स लग रहा है। तो ये रेट्स हमने देखे। बाकी भी दोनों में रेट्स इसी कैटेगरी में है, खाली बेसिक एग्जेम्पशन चेंज हो रहा था, वो बात हो रही थी। ये सब अप्लाई होने के बाद भी और भी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, दैट इज़ सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब एडिशनल टैक्स, एडिशनल चार्ज ऑन योर टैक्स लायबिलिटी, और ये कब लगेगा उसके भी स्लैब्स है। तो अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो उसको सरचार्ज पे करना पड़ता है उसकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। तो जितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसमें 10% और एक्स्ट्रा टैक्स ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सरचार्ज कंसेप्ट। यही अगर आपकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर जा रही हो इनकम तो सरचार्ज का रेट हो गया 15%, 2 करोड़ से ऊपर जा रही हो तो 25% और 5 करोड़ से ऊपर जा रही हो तो 37%। तो कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो और इस कैटेगरी में आ रहा हो तो उसके लिए इनकम टैक्स कितना ज़्यादा हो सकता है वो अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। फिर हमने देखा जहाँ जहाँ सरचार्ज आता है एक एडिशनल कंसेप्ट आता है विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। आइडिया वही है कि अगर एडिशनल इनकम थोड़ी बहुत हो रही है और उस वजह से सरचार्ज लग रहा है और टैक्स इनकम से ज़्यादा आ रहा है या जितना कमाया उससे ज़्यादा टैक्स तो कोई देश में नहीं लगता होगा और कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि आप ऐसा कर सको, तो ऊपर के अमाउंट का रिलीफ देना डिपार्टमेंट की मजबूरी बन जाता है। अब रिलीफ भी उन्होंने उतना ही दिया है कि जितना कमाया उतना पूरा ले जाते हैं, ऊपर का जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं वही रिलीफ देते हैं। तो कुछ बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं हो रहा है लेकिन जितना मिल रहा है उतना ठीक है, वैसा कंसेप्ट है। कल हमने एक कैलकुलेशन देखी थी, 51 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम ली थी। वैसे ही कैलकुलेशन आज दूसरा करके देखते हैं जिससे वापस से एक टॉपिक रिकॉल भी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे उसमें असेसी है रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज रख लेते हैं 45 ईयर्स और टोटल इनकम अज्यूम कर लेते हैं 2 करोड़ 2 लाख, ये इसकी टोटल इनकम 2 करोड़ 2 लाख, ठीक है। अब आपको इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसमें जो भी स्लैब रेट लगता है, जो भी आपका सरचार्ज लगता है, जो भी रिलीफ मिलता है वो सब चेक करना है। मैंने आपको कल बताया था कि जो रिलीफ वाला पॉइंट है उसमें आपको चेक पॉइंट्स देखने होते हैं। मैं बात वापस रिपीट कर रहा हूँ।
ये सारे ये जो लिमिट्स हैं सब चेक पॉइंट्स हैं। 50 लाख, 1 CR, 2 CR, 5 CR, ये सब चेक पॉइंट्स हैं। अगर आपकी टोटल इनकम इन चेक पॉइंट्स के राइट साइड पे है, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे, तो आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना ही चाहिए। लेकिन इस लिमिट इससे बहुत दूर है तो मार्जिनल रिलीफ नहीं आता है। अब वो कितना दूर होने पे नहीं आता है, वो फिक्स नंबर्स नहीं है, लेकिन एक आइडिया आ जाता है। जैसे 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ चेक पॉइंट, 2 लाख उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मार्जिनल रिलीफ चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन यही अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 3 करोड़ 50 लाख होती, यहाँ बीच में कहीं, तो रिलीफ वाला पॉइंट नहीं आता। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपये है ऊपर, उतना टैक्स तो नहीं लगा होगा एक्स्ट्रा, तो सरचार्ज की वजह से वहाँ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट आता नहीं है, इसलिए इन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो चेक पॉइंट होता है ना, उसके नियर बाई, वो भी राइट साइड, लेफ्ट साइड का तो कोई सेंस नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना, तो फिर आपको एक बार चेक करना चाहिए। ये थोड़ा थॉट माइंड में लेके चलना है। अब 2 करोड़ 2 लाख के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन करना है स्लैब रेट पे, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेगुलर है, बिलो 60 है, तो स्लैब रेट वही होगा 0 to 2.5 लाख पे ज़ीरो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500, ये तो फिक्स ही हो जाता है 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% मतलब 1 लाख, यहाँ तक तो स्टैटिक रहेगा डेटा। 10 लाख से लेके 2 करोड़ 2 लाख तक ये जो पूरा ब्लॉक है, दिस इज़ 192 लैक्स इंटू 30%। कितना अमाउंट आ रहा है एक बार गिन के बता दें। ये बुक ले लें। नहीं 1000 नहीं, लैक्स होगा। आ रहा है ये 57,60,000 टोटल कर लो। 58,72,500 सही है। ये है आपकी टैक्स लायबिलिटी। 50 लाख रुपए से ऊपर टैक्स आ रहा है। 2 करोड़ में से 60 लाख, ऑलमोस्ट 60 लाख, इतना तो सरकार टैक्स मांग रही है आपको। अब पॉइंट ये है कि हमें चेक करना है सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं, और अगर सरचार्ज है तो ही मार्जिनल रिलीफ आता है। सरचार्ज नहीं लगेगा जहाँ पे, वहाँ मार्जिनल रिलीफ का कोई सेंस ही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है। अगर कोई 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज तो लगेगा ना। सरचार्ज तो टैक्स लायबिलिटी पे ही लगता है। कितना सरचार्ज लगेगा, कितना रेट है? 25%। यही था ना। 2 करोड़ से ऊपर जाते हैं यहाँ पे 25%, यहाँ 15%, यहाँ 10%, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 37%। यही था। ठीक है, तो दिस इज सरचार्ज एट 25%। अब इसका 25% आपको यहाँ पे जोड़ना है। प्लस करो कितना हो रहा है, और मुझे ये खाली 25% पोर्शन बता दो और फिर टोटल बता दो। 73,40,625 सबका आ रहा है ये, देख लो। अब ये सरचार्ज की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये सरचार्ज नहीं लगता, या चेक पॉइंट जो था, इसके पहले वाला चेक पॉइंट कौन सा था? 2 करोड़ वाला ना, ठीक है, 2 करोड़। इस चेक पॉइंट पे टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, ये आपको गिनना है। तो देखो, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो सेम है, 0, 12,500, 1 लाख, ये सब तो सेम है। ये वाला चेंज होगा क्योंकि आप 2 करोड़ तक गिन रहे हो, तो ये 190 लैक्स पे 30%, ये होगा 57 लाख। आप गिन लो अपने, आंसर यही आएगा। आप कैलसी पे गिन के देख लो। अब बात यह है कि 2 करोड़ पे सरचार्ज लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है या लगता है? पहले वाला तो लगेगा ना। हाँ, बस ये पॉइंट स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम में। जब चेक पॉइंट में गिनते हैं ना, तो यहाँ सरचार्ज लगाते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। अरे 2 करोड़ पे भी सरचार्ज तो लगता ही है ना, रेट कम हो जाता है, तो वो रेट आपको लगा के देखना पड़ेगा। यहाँ सरचार्ज का रेट कितना होगा? 15%, 15% सरचार्ज। टोटल 66,84,375 आ रहे हैं। सब लोग साथ में टैली करते जाओ, आपका कैलकुलेशन बैठ रहा है। अब यहाँ से मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। पहले तो मैं एक बार थोड़ा हटा देता हूँ। ये 15% है।
अब बात समझो, अब आपको चेक करना है रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल हमने देखा था इंक्रीमेंटल इनकम, इंक्रीमेंटल इनकम 2 लाख रुपए, ठीक है, और सामने इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ से मिलेगी। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए कमाई बढ़ी और 6,56,000 टैक्स बढ़ गया, ज़्यादा नहीं हो गया कुछ? तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है ये है आपका मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। ये आपको रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना। कल मैंने आपको बताया था अगर ऐसे ऑर्डर में लिख रहे हो तो नेगेटिव आने पे रिलीफ मिलेगा, पॉजिटिव आने पे कोई रिलीफ बनता नहीं। और नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, कॉमन सेंस लगा लो। 2 लाख कमाया, 6.5 लाख थोड़ी टैक्स भरोगे, तो जो ऊपर का अमाउंट है तो रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है तो आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो। सीधा सीधा दिख रहा है, कमाई 2 लाख से बढ़ी और खर्चा 6.5 लाख से बढ़ गया, तो 2 लाख पे 6.5 लाख टैक्स कौन भरता है? इससे 2 लाख कम दिखाते, 6.5 लाख बच जाते पूरे, और 2 लाख तो वैसे भी पूरे चले जाने वाले हैं यहाँ पे। तो जो रिलीफ का अमाउंट है वो ये डिफरेंस होगा, जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है आपकी इनकम से ऊपर। बात समझ आ रही? तो इसको फॉर्मूला की तरह नहीं रखना है, इसको लॉजिकली समझना है। ये लॉजिक आप 10 साल बाद भी नहीं भूलोगे, और ये फॉर्मूला आप एग्ज़ाम के अगले दिन भूल जाओगे। और अगर एग्ज़ाम के पहले दिन भूल गए तो और गड़बड़ है। पेपर में आते हैं सुबह भूल गए तो दिक्कत है, शाम को भूल जाओ एक बार चलेगा। तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए कि बस एक बार रट लिया, कर दिया, फिर भूल गए, वैसा नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट पे जाओगे तो याद रहेगा। मैं खुद भी वैसे ही लॉजिक से याद रखता हूँ, तो ये अपने आप बना लेते हैं, फिर फॉर्मूला का इशू नहीं है। चलो, तो रिलीफ आ गया। अब अपनी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो तो फाइनलाइज करनी है ना, कितनी है। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यही प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। देख लो, इसमें से रिलीफ मिलेगा ना। आपकी लायबिलिटी तो एक्चुअल में यही थी ना, 456,250 रिलीफ माइनस करो, कितना बचता है देखो। 68,018 अरे 1000 नहीं मैडम, लैक्स। हाँ, आ रहा है 68,84,375। अगर आप ये कंपेयर करो दोनों, ये दोनों, तो डिफरेंस देखो कितना है। 2 लाख, वो वही 2 लाख है जो आपने कमाए थे। तो इन शॉर्ट में 2 लाख तो पूरे ले गए, वो ऊपर के पैसे आपके माफ़ कर दिए। तो देखो ये गैप है ना, एग्जैक्टली 2 लाख का डिफरेंस है। वही 2 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा कमाए थे, वो हमेशा ऐसे ही आने वाला है। अगर रिलीफ मिल रहा है तो आपने जितना सरप्लस कमाया है उतना ही आपका सरप्लस टैक्स जाने वाला है। ये डिफाइंड है, हमेशा टैली हो गया है। रिलीफ नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, तो फिर आंसर अलग आएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपना डोनेशन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस 4% कर लो। जो अमाउंट आ रहा है उसको राउंड ऑफ कर देना इन मल्टीपल ऑफ ₹10। तो आ रहा है तो फिर ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आई क्या किया? ये पूरा कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। हाँ, कंपैरिजन करने के लिए ये निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंपेयर करोगे कैसे? फिर ये कैसे आया, वो पॉइंट है ना, तो ये गिनना तो पड़ेगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब चीज़ें आप रफ कॉलम में गिन सकते हो एक बार, मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं दिखाना है, बट कहीं ना कहीं कैलकुलेशन दिखाना तो पड़ेगा कि इस अमाउंट पे इतना टैक्स आता है। ये आपको कैलकुलेशन बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद नहीं गिनोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो बेटर है आजू बाजू ही कर लो, 2 कॉलम्स ही बना लो, पर्टिकुलर सेम रख लो, सीधा सीधा कंपेरिजन। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है, जिससे चेकर को एक एक स्टेप समझ आएगा कि आपने क्या कैसे गिना है। तो फिर आपने यहाँ पर ये चीज़ भी कर दी तो प्रॉपर हो जाएगा, तो सही, ठीक है, पता चला। तो ऐसे सम्स में ना लोग ये भूल जाते हैं, ये खास ध्यान रखना है भाई। एक पे तो सरचार्ज लगाया, चेक पॉइंट पे भूल गए। अरे चेक पॉइंट 50 लाख होता तो बात अलग थी, कल चेक पॉइंट 50 लाख था तो 51 लाख पे 10% सरचार्ज था, 50 लाख पे सरचार्ज नहीं था। बट 2 करोड़ पे तो सरचार्ज लगता ही है ना, यहाँ 25 लगता है, यहाँ 15 लगेगा, रेट चेंज हो जाता है। और अदरवाइज सरचार्ज तो है, तो ये भूल गए अगर आप, यहाँ से पूरा सम आपका फिर सब कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आधे से भी कम ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी मार्क्स चले जाएंगे वैसा। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कंप्लीट हुआ कि हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ।
एक पॉइंट है इसमें थियरी में, पेज नंबर 12 पे नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। पहले मेरे से भी एक बार स्किप हो गया था, बाद में किसी सम में आया तो मेरे नोटिस में आया कि ये माइनर सा पॉइंट है। जो 25% और 37% वाले सरचार्ज के रेट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होते, और वो सेक्शंस हैं 111A, 112A और 115AD। 111A 112A जो सीरीज़ है वो कैपिटल गेन की सीरीज़ है। अब सेक्शंस पढ़ने बाकी है, बट ये नोट अभी ध्यान में रखना। एंड ऑफ द सिलेबस आफ्टर रीडिंग कैपिटल गेन आपको ये सेक्शंस और ये बात पता चल जाएगी, बट अभी ये ध्यान रखना खाली कि अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है और वो 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो 25% सरचार्ज वाला रेट उस पर अप्लाई नहीं होगा। जो 15% रेगुलर लगता है वहाँ तक ही लगेगा। 25 और 37 के जो रेट्स हैं वो उन दोनों इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होते। अभी सिर्फ सुन लो, मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैलकुलेशन सामने बताऊंगा, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट है तो एक बार बोल दिया वर्बली कि भाई डिस्कस हो गया है, बाद में फिर समझ में देखेंगे तो मैं आपको रिकॉल करा पाऊँगा। वैसे उसमें मैक्सिमम सरचार्ज पे कैप है 15%, कि कैपिटल गेन में क्या है, किसी की करोड़ों में इनकम हो जाती है बहुत बार। आपने और आजकल तो ये कैपिटल गेन वाले में बहुत पंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, मतलब धीरे करके ना पूरा लूट लिया अपने को। और लिटरली ऐसा है कि समझ, जो पढ़ा लिखा है उसको समझ आ रही है कि सरकार लूट रही है, जो गवार है उसको समझ आती नहीं, उसको पढ़ना लिखना है उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ना उसकी कमाई हो रही है, ना उसकी बचत हो रही है, ना वो इन्वेस्ट कर रहा है, ना उसका टैक्स आ रहा है, उसको तो फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहा है ना उसको ऐसे एंग्जाइटी हो रही है कि यार ये तो लिटरली लूट ही रहे। लेकिन बात ये है कि ज़्यादातर लोगों को बातें समझ ही नहीं आ रही। म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आप सालों साल तक म्यूचुअल फंड में पैसे भर रहे हो, यही सोच के भर रहे हो कि इन फ्यूचर कभी काम आएंगे। अब किसी को घर खरीदना है, उसका ड्रीम है 10 साल 20 साल बाद अपना घर बनाऊंगा, तो SIP भरे जा रहा है। अब 20 साल के बाद जब वो सारी SIP बेच के घर लेने जाएगा तो उसमें आएगा बहुत सारा कैपिटल गेन का टैक्स। उस कैपिटल गेन के ऊपर इतना सारा टैक्स पे करना पड़ रहा है कि फिर लगता है कि यार फिर हमने बचत क्या की, मतलब इतना ये सारा टैक्स देना था, 12.5% टैक्स लगा दिया। तो मतलब अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा किया, म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिखेगा, दिखता भी है, और फिर वो रिटर्न पे 12.5% टैक्स भी आएगा। अब उसमें इंडेक्सेशन मिलता था, इंडेक्सेशन का मतलब इन्फ्लेशन का बेनिफिट हटा दिया। अब 20 साल से मैं म्यूचुअल फंड भर रहा हूँ, तो 20 साल पहले की वैल्यू आज की वैल्यू एक बराबर है, इन्फ्लेशन का बेनिफिट ही हटा दिया। तो मैं बोला फिर ये कैसी बात हो गई। तो पहले ही एग्जाम था, पहले लोगों को बोला कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे भरो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दिया, फिर बोला खाली साल का 1 लाख रुपये एग्जाम्प्ट होगा, फिर बोला खाली 1,25,000 एग्जाम्प्ट होगा, फिर टैक्स लगाया 10%, फिर टैक्स बढ़ा के कर दिया 12.5%, मतलब लूटे जा रहे हैं। तो जहाँ से पब्लिक थोड़ा बहुत पैसा बचा के अपना फंड क्रिएट कर रही है, जैसे ही आप विड्रॉ करोगे टैक्स लगा देंगे। तो वो इतना हैवी टैक्सेशन कर दिया है जिस वजह से ये सब चीज़ें अब ना फिजिबल नहीं लगती कि हम हर जगह जहाँ पैसा लगाते हैं रिटर्न आता नहीं कि सरकार अच्छा खासा टैक्स ले लेती है। और ये बहुत डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट में भी, अभी काफ़ी मेंबर्स ने भी बहुत सरकार को बोला कि ये आप गलत कर रहे हो। प्रॉपर्टी मार्केट में भी ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, ज्वेलरी मार्केट में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, इक्विटी मार्केट में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक मिडिल क्लास बंदा इन्वेस्ट करेगा कहाँ पे? आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, विड्रॉवल पे इतना हैवी टैक्स लगा दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे, 20 साल बाद प्रॉपर्टी बेचोगे, इन्फ्लेशन का बेनिफिट देंगे नहीं, ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगा देंगे। तो इतना कॉस्टली हो जाता है कि लोग प्रॉपर्टी मार्केट में रिटर्न कमाने के इंटेंशन से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। कहीं तो आपको एसएससी को विंडो देना पड़ेगा कि तू यहाँ से मन भर के पैसा कमा ले, तभी तो लगाएगा वो। हर जगह उसके गले पे आके बैठ जाओगे, ला भाई टैक्स ला, वो बोलेगा क्यों ही मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि इतने साल मैं अपना फंड क्रिएट करूँ और 15-20% तुम उठा के ले जाओ। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गया है, लेकिन ऐसे ही है। और अब बात ये है ना कि कोई सामने बोलने वाला भी तो चाहिए। अब सरकार लूट रही है, पब्लिक भी लूट रही है, कुछ बोल नहीं रही है, तो अब इसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा या कोई इनिशिएटिव लेगा तो कुछ काम हो पाएगा। तो ज़्यादा कोई एक्शन हो नहीं रहा है, बट बहुत सीरियस मैटर है और उस वजह से मार्केट भी इम्पैक्ट होता है। एक तरफ बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे भरो, सेविंग्स करो। अरे भाई हमारे लिए सेविंग करे, तुम्हारे लिए करे? पॉइंट वो हो गया ना, मैं 20 साल तक पैसा सेव करूँगा, मैंने 20 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में डाले, आज वो 20 लाख जो है 5 करोड़ हो गया। तो बोलते हैं 20 साल में इतना हो जाएगा, 30 साल में इतना हो जाएगा। तो 4 करोड़ 80 लाख के ऊपर अगर मुझे 12.5% टैक्स भरना पड़े तो कितना पैसा हो गया? वो 40 लाख रुपये हो गया। तो 40 लाख रुपये तुमको दे दूँ तो मैं फिर इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहा हूँ ना, ये वो पॉइंट हो गया। तो दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ समझ नहीं रही है कि ऐसे गला दबा के पैसे निकालोगे लोगों के तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर क्या ब्लैक मार्केटिंग और कैश वाला और बढ़ता है। ये छोड़ना, ये सब में पढ़ना ही नहीं है, कैश ही अच्छा है। फिर वापस कैश इकोनॉमी चलती है, फिर तुमने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? बात सारी घूम फिर के वहीं आ रही। डिमोनेटाइजेशन फ्लॉप था, जीरो इफेक्ट है उसका। आरबीआई ने खुद बोल दिया कि जितना कैश तब मार्केट में था उससे ज़्यादा कैश आज मार्केट में है।
तो लाइन में क्यों लगाया लोगों को? सिर्फ मार्केटिंग कर ली कि ब्लैक मनी के ऊपर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ब्लैक मनी मार्केट में से कम हुआ नहीं है, कैश की क्रंच है नो डाउट, फ़र्क पड़ा है, लेकिन उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि ज़ीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं बातें वहीं की वहीं हैं, सिर्फ दिखाने वाले काम है वैसा है। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स जो है कैपिटल गेन से रिलेटेड है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ अपन ने कंप्लीट किया। अब इसके साथ साथ बाकी भी एंटिटीज़ हैं जिनके टैक्स रेट्स की बातें यहाँ पे की हुई है, और वो काफ़ी सिंपल है। स्लैब रेट था यहाँ पे, तो क्या स्टेप वाइज आपको गिनना पड़ता है। बाकी जो रेट्स है वो कैसे फ्लैट रेट्स है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, LLP, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इन सब पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, कोई स्लैब लगाने की ज़रूरत नहीं है। और रेट कितना है? 30%। पार्टनरशिप फर्म पे 30%, LLP पे 30%, डोमेस्टिक कंपनी में 30%, फॉरेन कंपनी हो तो 40%। सिंपल। अब इसमें अगर आपको कोई सम या कोई डेटा दिया भी होगा तो बहुत सिंपल तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल ले लो, उसकी जो टैक्सेबल इनकम है या नेट प्रॉफिट है, मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्स सीधा सीधा गिनना है 30%। बहुत महंगा लगता है ये, 5 लाख रुपए कोई बड़ा प्रॉफिट थोड़ी होता है पूरे साल का, उसमें सीधा 30% मिला, 1.5 लाख रुपए का टैक्स। यही अगर एग्जेम्पशन होता तो मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या कुछ होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, दैट इज़ 30%। ये सेम रूल LLP में भी लगता है, और ये सेम रूल जो है वो डोमेस्टिक कंपनी में भी लगता है। हाँ, अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी वाले में रेट अलग है, वहाँ पे 40% लगता है। कैलकुलेशन का तरीका तो सेम ही है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने के लिए भी नहीं है, एक ही सिंपल रेट एप्लीकेबल है, आपको वही ध्यान रखना है वैसा, और कैलकुलेशन तो ओरली हो जाएगा। इसमें भी सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, फर्म पे भी है, LLP पे भी है, कंपनीज पे भी है, लेकिन सरचार्ज का भी यहाँ पे एक सिंगल रेट है, और इजी हो गया। पार्टनरशिप फर्म की जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सरचार्ज एप्लीकेबल होगा इफ़ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, और सरचार्ज का रेट है 12%। सिंपल, एक ही रेट। डोमेस्टिक कंपनी नहीं आएगा यहाँ पर, उसके लिए रेट अलग है। पार्टनरशिप फर्म और LLP के लिए 1 करोड़ से ऊपर 12% सरचार्ज लगेगा। फिर 1 करोड़ से कितना भी ऊपर हो, अलग अलग स्लैब नहीं है। इंडिविजुअल्स में भी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था। इंडिविजुअल्स वाले केस में भी ना एक ही वो सरचार्ज का रेट था कि भाई 1 करोड़ से ऊपर इनकम जाएगी ना तो सरचार्ज लगेगा 10%। उसमें भी स्लैब बना दिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कितने रेट याद रखेगा? 37% सरचार्ज कोई लिमिट होती है। अभी कैलकुलेट करोगे 37% सरचार्ज, आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपका टैक्स में चला जाता है, ये कंडीशन। तो ये फर्म और LLP वाले केस में हो गया। यहाँ पे भी जहाँ सरचार्ज आएगा वहाँ मार्जिनल रिलीफ आने ही वाला है, एग्जैक्ट सेम तरीका गिनने का जैसा अपन अभी इंडिविजुअल्स में गिन रहे थे। यहाँ गिनना और इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि स्लैब्स नहीं है। 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर दोनों में गिनना है, सीधा 30% ही लगाना है, तो कैलकुलेशन एक स्टेप में हो जाता है, दैट इज़ एन एडवांटेज। अब हम बात करें कंपनीज़ की, तो कंपनी में 2 कैटेगरी है, एक डोमेस्टिक है, एक फॉरेन कंपनी है। जो बेसिक रेट है टैक्स का वो है 30% और 40%। फिर अगर हम बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 स्लैब्स बना रखे हैं, एक है 1 करोड़ से ऊपर और दूसरा है 10 करोड़ से ऊपर। यहाँ पे सरचार्ज है 7%, यहाँ पे सरचार्ज है 12%। डोमेस्टिक कंपनीज में, डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाए तो 7% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, फॉर्मेट सेम ही है। 10 करोड़ से ऊपर जाए तो सरचार्ज का रेट कितना हो जाता है? 12%। ये अगर अपने डोमेस्टिक कंपनी में बात करें तो उनमें भी लिमिट सेम है, सिर्फ परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ है 2% और यहाँ है 5%। देखो याद रखना है तो ऐसे रख लो, इन लोगों पे ना जो बेसिक टैक्स है वो कम है, तो सरचार्ज में लूट लिया इनको ऑलरेडी लूटा हुआ है और नहीं लूट सकते, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ना। ये 40% तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, फिर उसमें आप और यहाँ पे भी अगर ज़्यादा लगा दोगे तो भाग जाएंगे, फिर वो FDI कहाँ से आएगा? समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट है। ठीक है, ये सब रेट्स याद रखने पड़ेंगे, सम्स करेंगे, प्रैक्टिस से ही याद होगा। और जहाँ जहाँ सरचार्ज है वहाँ मार्जिनल रिलीफ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो डोमेस्टिक कंपनीज़ वाले केस में ना एक स्पेशल केस आपको दे रखा है, पेज 12 पे जो लास्ट पॉइंट है वो हाईलाइट किया हुआ है मैंने। अजीब सा पॉइंट है, एकदम अजीब।
पता नहीं क्या सोच के रखते हैं, बट है, आप पढ़ो, आपको लॉजिक ही नहीं मिलेगा उसमें। यहाँ पे बोला अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसका प्रीवियस ईयर 23-24 जो जा चुका है, बीत चुका है, ठीक है, हिस्ट्री, अगर उस ईयर का उसका ग्रॉस रिसीट मतलब नॉट प्रॉफिट, सेल्स, कलेक्शन, टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उस साल का, तो इस बार AY 26-27 में उसको टैक्स के रेट में डिस्काउंट मिलेगा। जो 30% रेट था ना, वो 25 हो जाएगा। क्या कनेक्शन है? कोई लॉजिक नहीं है। 5 साल से ये लोग ऐसा प्रोविज़न चला रहे हैं कि इस साल टैक्स का डिस्काउंट चाहिए ना, तो 2-4 साल पहले का टर्नओवर जाके देखो, अगर वो 400 करोड़ से कम है तो इस साल डिस्काउंट ले लो। क्या लॉजिक हुआ? या तो इसी साल का टर्नओवर देखो तो समझ में भी आता है कि जिस साल आपने 400 करोड़ से कम का टर्नओवर किया उस साल आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो लॉजिक भी है। लेकिन 26-27 AY के लिए तुम PY 23-24 देख रहे हो, तो उसका क्या रोल है? PY 23-24 का 26-27 के AY से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, अननेसेसरी पॉइंट बना रखा है। बट अब ऐसी कंडीशन है, अब जिसको फ़ायदा मिलता है वो बोलेगा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लॉजिक थोड़ी चाहिए, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, मेरा है टर्नओवर उस लिमिट से कम, तो इस साल मैं 5% टैक्स में डिस्काउंट लूँगा, 30 के बदले 25% भरूँगा, वैसा। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो डोमेस्टिक कंपनीज़ ये कंडीशन का यूज़ करके, जो छोटी कंपनीज़ हैं 400 करोड़ से कम के टर्नओवर वाली, वो तो हर साल 25% ही भरेंगी। तो ये स्कीम कंटिन्यू होती जा रही है। पिछले AY में PY 23-24 के बदले 22-23 देखा जा रहा था, उसके पहले वाले AY में उसके पहले वाला PY देखा जा रहा था। तो ये स्कीम है ना, हर साल कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है, और 5-6 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्कीम सेम ही चल रही है। ये हर साल ऐसे, अब अगले साल AY 27-28 आएगा ना, तो PY 24-25 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो जो कंपनीज कंसिस्टेंटली 400 करोड़ से नीचे चल रही हैं, वो तो हर साल इसका बेनिफिट ले रही है, तो उनको 5% टैक्स का डिस्काउंट मिल रहा है, वैसा। बट पास्ट टर्नओवर के बेसिस पे डिस्काउंट देना आज कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं है उसके अंदर, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अब ये पॉइंट आपको एग्जाम में याद कैसे आएगा? तो आपको सब में टर्नओवर दिया होगा, तो अगर कोई कंपनी का PY 23-24 का टर्नओवर दिया हो, तो आप समझ जाना कि वो इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं लिखा होगा तो इनडायरेक्टली इस तरीके से काम होगा, वैसे। ठीक है, बोलो, कंडीशन समझ आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पेज 13 पे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो टैक्सेबिलिटी है वो स्लैब रेट जैसी ही है, सेम, कोई फ़र्क नहीं, बहुत सिंपल। 10,000 रुपये तक की अगर टोटल इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो उसका 10% उनको टैक्स देना पड़ेगा। कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, मतलब बेचारे वैसे ही समाज सेवा करते हैं, हार्डली इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, उसमें भी जो थोड़ा बहुत टोटल इनकम आ रही है उसके ऊपर भी टैक्स ले लिया। अभी 10,000 रुपये पे क्या मिल रहा है तुमको? 1,000 रुपये के लिए टैक्स ले रहे हो इनसे, तो ऐसे ही है। 10,000 से लेके 20,000 रुपये के बीच की जो रेंज है उसमें लगेगा 20%, ठीक है, और 20,000 से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो उस रेंज पे लगेगा 30%। तो स्लैब रेट से अप टू 10,000 10%, 10 to 20 20%, 20 + 30%, वैसा है। तो सेम तरीका है, इसमें भी सरचार्ज एप्लीकेबल है, वही 1 करोड़ 12%, मार्जिन रिलीफ का कंसेप्ट भी सेम रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है। तो एक पहले वाली कैटेगरी में अपन ने मेहनत की कैलकुलेशन में, आपको इसमें ईजी हो जाएगा, वैसा। चलिए, इसके बाद मैं पहले सारे ये सब रेट्स डिस्कस करा रहा हूँ, फिर सम्स और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको एकदम राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी साथ में। नेक्स्ट एक सेक्शन है 87A। 87A जो है वो रिबेट वाला सेक्शन है। ये इंडिविजुअल्स को रिबेट देता है। रिबेट मतलब डिस्काउंट, सिंपल भाषा में रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। तो जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, पीछे जो आपने स्लैब्स देखे, उनमें आपको कुछ टैक्स का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करते हो। बहुत ही लिमिटेड सेक्शन है ये सेक्शन सिर्फ अवेलेबल है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, और किसी को नहीं। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को नहीं, AOP, BOI, HUF, AJP, किसी को नहीं, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एक सिंगल कैटेगरी, उसी को अवेलेबल है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है पूरे साल की, तो आपको ये रिबेट मिलेगा। रिबेट में क्या मिलेगा? जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा अप टू 12,500 रुपीज़। ये है पूरी स्कीम। अब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करो तो बात ऐसे निकल के आती है कि किसी की अगर 5 लाख रुपए एग्जैक्ट इनकम हो ना, टोटल इनकम, तो उसका टैक्स आता है 12,500। 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, जो 12,500 होता है, तो टोटल टैक्स आता ही इतना है। और इन्होंने क्या बोला, उसके सामने आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 12,500। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। समझ आ रहा है? तो इसका दूसरा सिंपल मतलब ये है कि 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम हो अगर, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी।
आफ्टर रिबेट। अब सेक्शन में उन्होंने लिखा कैसे उस बात को वो समझना इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ऐसा लिखा है, रिबेट शेल बी अलाउड 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लेस। सीधा लिख सकते थे ना 12,500 का डिस्काउंट ले लो, आपकी टैक्स लायबिलिटी या 12,500 दोनों में से विच एवर इज लेस। ये लिखना बहुत ज़रूरी था। सीधा सीधा लिख दिया होता तो इनकम टैक्स वाले परेशान हो जाते। मान लो किसी की टोटल इनकम 4 लाख रुपए हो तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? 0 to 2.5 लाख पे तो एग्जेम्पशन है, और 2.5 लाख से 4 लाख तक 5%, ये कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपए हो रहा है। 1.5 लाख पे 5% मतलब कितना हो गया? 7,500। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी ही 7,500 है, पर आपको डिस्काउंट कितना ऑफर किया? 12,500। तो ऊपर के 5,000 फिर आप सरकार से मांग रहे हो, सर रिफंड दे दो, मेरा तो टैक्स ही 7.5 बन रहा है, आपने 12.5 का डिस्काउंट बोला है, तो मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, 5,000 वापस लाओ। तो हर कोई क्या कर रहा है? 5 लाख से नीचे का रिटर्न भर रहा है। जो कोई काम धंधा नहीं करता ना, वो भी 1 लाख की इनकम दिखा के रिटर्न भर रहा है। उसका 1,000 रुपये टैक्स आ रहा है, 12,500 का डिस्काउंट है, बाकी का रिफंड मांग रहा है। तो सबको सरकार सामने से टैक्स पे कर रही है। समझ आए? ड्राफ्टिंग ठीक से नहीं करेंगे, फंस जाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा? आपकी टैक्स लायबिलिटी का 100%, इसका 100% इतना ही होगा, या फिर 12,500 विच एवर इज लेस। तो कौन सा आएगा? 7.5। तो इन शॉर्ट जितना आपका टैक्स बनता है उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। सामने से पैसे मांगने मत आ जाना। समझ आए? तो या तो इसका 100% या फिर 12,500, दोनों में से विच एवर इज लेस। तो इतना ही आएगा ना। तो इन शॉर्ट आपकी लायबिलिटी जो है वो पूरी माइनस हो जाएगी और आपको कुछ पे नहीं करना है, लेकिन मांगने मत आना। पता चला? तो 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पे टैक्स ही होता है 12,500, तो 12.5 पूरा माइनस। तो इन शॉर्ट अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 0। पर यही टोटल इनकम अगर 5,01,000 है तो गेम चेंज है। 5,01,000 होते ही रिबेट चला गया। अब आपको 12,500 तो भरना ही भरना है, और वो 1,000 रुपये भी जो आपका 20% टैक्स आएगा ना, वो भी भरना है 200 रुपये। तो आपका टैक्स की लायबिलिटी 12,700 प्लस सेस, तो 13,000 रुपये के अराउंड टैक्स आ जाएगा। तो 5 लाख दिखाने पे 0 टैक्स, 5,01,000 दिखाने पे 13,000 रुपये का टैक्स। समझ आ रहा है? तो सबकी इनकम जो है वो 5 लाख के आसपास ही होती है। बहुत सारे इंडिविजुअल जो रिटर्न भरते हैं, जितने इंडिविजुअल्स रिटर्न भरते हैं 50% ये कैटेगरी में रिटर्न भरते हैं। अब जिसकी इनकम 5 लाख 10,000 20,000 आ रही होगी, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो दिखाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ सेटिंग कर लेगा, कुछ डिडक्शन ले लेगा, 5 लाख के नीचे आ जाएगा। 5 लाख के नीचे आ से अपना टैक्स 0 हो जाएगा। तो लोग यही करते हैं। तो 5 लाख के नियर बाई वाले रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा फाइल होते हैं, 50% ऑफ द टोटल रिटर्न्स। ऐसे ही पूरे इंडिया में 8-9 करोड़ रिटर्न्स फाइल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। 140 करोड़ में से 7.5-8 करोड़ रिटर्न है, उसमें से भी 50% रिटर्न ये वाले, तो बाकी 50% हैं जिनमें कुछ टैक्स पे होता है। तो इंडिविजुअल्स जो है वो टैक्स पे करने वाले कुछ 2-3 करोड़ होंगे, और बाकी कॉर्पोरेट कंपनीज जो 10-15 लाख कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनीज टैक्स भरती हैं, वो तो बहुत कम टैक्स पेयर्स है, और उसके सामने जो है वसूलने वाले बहुत हैं। इसलिए होते हैं इट इज़ नॉट अ पर्सनल बेनिफिट, इट इज़ अ कॉमन बेनिफिट। क्योंकि 3-4 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों का खर्चा पाल रहे हैं, और उन्हीं 4 करोड़ लोगों के टैक्सेस में से 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है। ठीक है, फिर इलेक्शन के टाइम पे पैसे बांटते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, राशन बांटते हैं, वो सब कहाँ से आता है? वो सब इन्हीं पैसों में से आ रहा है। तो जो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन है, मतलब 4 लोगों के ऊपर 400 लोगों का बर्डन कि भाई हम 4 कमाएंगे 400 का पेट भरेगा, वो 4 तो बेचारे मर ही जाएंगे काम कर करके। इसलिए जो मिडिल क्लास की कंडीशन है, कमा कमा के थक रहा है, बच कुछ नहीं रहा, उसका रीज़न ये है कि भाई पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है और टैक्स पेयर्स ना के बराबर है। तो दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वैसे है। बट सरकार को फिर टैक्स क्या जो दे रहा है उससे ज़्यादा वसूलो। कम करने जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? 80 करोड़ लोग तो गरीब है, बोले सर हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? देख लो अब क्या करना है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है। तो सोशलिस्ट वाले में फिर इनको खिलाना पड़ता है वैसा, और कैपिटल वालों में फिर अपने को लूटना पड़ता है। तो ऐसे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, चलो। तो 87A का जो रिबेट है वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है आपको पता चला? आइडिया आया? क्लियर हुआ ये? इसमें और भी कंडीशंस है, पर अभी वो आगे आपको बताता हूँ तो रिलेट होगी। उसके नीचे एक पॉइंट देखना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR। कल आगे डेफिनेशंस में था, मैंने बोला भी था, तो मैं बाद में बताऊंगा। वैसा मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो है वो कभी एज अ पेनल्टी ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ करते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, सारे अपर रेट्स ले लिए। जैसे 30% स्लैब रेट हाईएस्ट होता है, 37% सरचार्ज का रेट हाईएस्ट होता है, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगता ही है। तो इस हिसाब से जो रेट बनेगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये AOP BOI वालों में काम आता है। जब वो लोग अपनी इनकम या अपना शेयर छुपाने की कोशिश करते हैं तो एज अ पेनल्टी उन पे MMR लगा देते हैं कि जब भी डिपार्टमेंट को लगता है कि हमारा रेवेन्यू जो है खतरे में है,
तो मैक्सिमम रेट लगा के अपना सिक्योर कर लो। तो उसके लिए MMR का यूज़ करते हैं। आगे सेक्शंस में जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे आपको बताऊँगा, अभी सिर्फ रेट बता रहा हूँ कि क्या होता है। सो दिस इज़ मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बोलो, स्टोरी समझ आई? आता क्लियर हुआ? चलिए, अब एक है ना 115 BAC की जो मैं बात कर रहा था, वो इसके साथ कंपैरिजन में आपको बता देता हूँ। वो दूसरे चैप्टर में, आपको उस चैप्टर पे आके देखना पड़ेगा। मटेरियल है तो आप क्या है इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। ये आपको मिलेगा 19th चैप्टर में, पेज 370। देखो, ये है आपका एक सेक्शन, दिस इज़ 115 BAC। ये आपको नोट्स में भी कंटेंट मिल जाएगा। अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट, वो चीज़ें समझनी है। चलो ध्यान दें, 115 BAC ये सेक्शन जो है अभी कुछ साल पहले लेके आए। आइडिया क्या था वो समझते हैं। हमने कल जो टोटल इनकम कैलकुलेट करने की बात की थी, GTI 5 हेड्स की टोटल, उसमें ना डिडक्शंस की बात हो रही थी लास्ट में। डिडक्शंस की जो स्कीम है वो सेक्शन 80C से लेके 80U पूरी सीरीज़ दे रखी है। मेन आइडिया ये है कि आप जो भी पैसा कमाते हो, अगर उसमें से आपको टैक्स बचाना है तो जहाँ जहाँ सरकार बोले वहाँ इन्वेस्ट कर दो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, ये सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। डोनेशंस कर दो, पूरी लिस्ट है। तो वो अगर आप डिडक्शंस लेना चाहते हो तो उससे आपकी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, तो आपका टैक्स बचेगा। अब जो मिडिल क्लास एसएससी है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट ये दिया गवर्नमेंट को कि सर आप जो कैलकुलेशन बता रहे हो कि डिडक्शन ले लो टैक्स बचाना है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो, अपना जो रेगुलर स्लैब रेट है, रेगुलर वाले स्लैब रेट में हमने देखा कि 0% का स्लैब है बेसिक एग्जेम्पशन, फिर 5%, फिर सीधा 20%, यही था। तो जो 5 लाख से लेके 10 लाख वाली जो अपनी इनकम है उस पर सीधा 20% टैक्स है। इसको लेके बड़ा अपोज हुआ कि बहुत महंगा है। 5 लाख रुपए यहाँ पे आपने कमाए हैं, उस पर सीधा 1 लाख रुपए टैक्स। आज 10 लाख रुपए पूरे साल का कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, क्योंकि जो खर्चे हैं ना वो 10 लाख रुपए में पूरे नहीं पड़ते। मतलब 10 लाख कमा रहे, सुनने लगा 10 लाख रुपए का पैकेज है, बट हाथ में कितना बचता है सारा खर्चा करने के बाद? बहुत कम। तो 10 लाख रुपीज़ इज़ नॉट दैट बिग अमाउंट इन टूडेज इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से आप इतने पोर्शन पे 1 लाख रुपये टैक्स ले जाते हो। लोगों ने बोला सर ये बहुत महंगा है। तो गवर्नमेंट बोल रही काम करो ना, अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाते हो तो आप डिडक्शंस लो, इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, ये करो वो करो, FD करा लो, ये सब चीज़ें हैं। मिडिल क्लास फैमिली बोल रही है कि सर 4 जन का परिवार है, 6-7 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से आप बोल रहे हो टैक्स बचाने के लिए 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे, तो 5 लाख में घर कैसे चलेगा? तो वो पैसा कम पड़ेगा। हम एनीवे इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी फैमिली के एक्सपेंसेस वो मैनेज होंगे नहीं, तो डिडक्शन लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल नहीं। तो इन शॉर्ट हमारे ऊपर फिर ये टैक्स लायबिलिटी तो आ ही रही है, और ये बहुत महंगा है, इसका कोई सोल्यूशन करना चाहिए। स्लैब रेट थोड़े कम करो। ये 5 लाख के बाद सीधा 20%, मतलब 5% के बाद 20% का जंप बहुत भारी है। बीच में 10% का रेट था, 12% का रेट था, 15% था, आपने सीधा इसको 4 टाइम्स कर दिया। ये जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर काफ़ी सोचा, फिर एक सेक्शन लेके आए 115 BAC। 115 BAC में उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जो रेट्स आपके सामने। अब उसमें उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम आपको ना एक ऑल्टरनेटिव स्लैब रेट देते हैं। ये देख लो, दिख रहा है? देखो टोटली डिफरेंट स्लैब रेट है जो अपन ने अभी तक पढ़ा। 4-4 लाख के मल्टीपल्स में है और रेट्स 5-5% बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि अप टू 4 लाख रुपीज़ आपका बेसिक एग्जेम्पशन कर दिया सीधा, तो जो 2.5 लाख था वो कितना हो गया? 4 लाख। अब उसके सामने दूसरा जो स्लैब है वो कर दिया 4 लाख से 8 लाख, और उस पर टैक्स कितना? 5%। सस्ता हो गया। अभी तो 5 लाख तक ही था, 5 से 10 लाख के बीच में 20% था। अब देखो 8 से 12 लाख के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15, फिर 16 से 20 में 20, 20 से 24 में 25, और 24 लाख के ऊपर जाओगे तो 30%।
तो ये बहुत सस्ता नहीं लग रहा जो अभी पढ़ रहे थे उसके कंपैरिजन में, बट दिस इज़ कंडीशनल। सरकार ने बोला कि देखो आप क्या कंप्लेंट लेके आए थे कि सर हम डिडक्शंस तो वैसे भी नहीं लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही नहीं पाते हैं, तो हमें तो टैक्स देना ही पड़ता है, तो आप स्लैब रेट कम करो। मैं स्लैब रेट कम कर दिया है, बट दिस इज़ ऑन अ कंडीशन कि अब आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, जितना मांगोगे उतना ही देगी सरकार। फिर ऐसे थोड़ी बोलेंगे चलो वो वाला स्लैब छोड़ दो ये वाला यूज़ कर लो। अगर आप ये स्लैब रेट यूज़ करना चाहते हो तो 80C वाले कोई डिडक्शंस आप क्लेम नहीं करोगे। फिर आप SI भी भरते हो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं करोगे, LIC पॉलिसी लिए उसका प्रीमियम डिडक्शन में क्लेम नहीं करोगे, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम नहीं करोगे, ये सब क्लेम छोड़ देना। तो अगर आप ये क्लेम छोड़ते हो तो आप ये वाला स्लैब यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो जो अपना 20% वाला स्लैब रेट अभी पढ़ रहे थे वही आपको क्लेम करना है। तो दोनों ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ दिए। अब ऐसा है कि पहले ये स्कीम आई थी तो ये स्कीम ऑप्शनल थी, बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम पुरानी वाली थी। अब इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, अब बोला ये बाय डिफ़ॉल्ट है, देखो लिखा है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, सो दिस इज़ एक्चुअली डिफ़ॉल्ट। और ये फ्रॉम में मैंने थोड़ा चेंज किया, शायद ये पिछले साल से ही चेंज हो गया था, ये AY 25-26 मतलब लास्ट ईयर से ही ये हो गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। वो मैं सारे अमेंडमेंट कर रहा था तो आई थॉट कि ये यहाँ पे भी चेंज होगा। फिनांस एक्ट 24 और उसके लिए आएगा AY 25-26, ये आप करेक्ट कर लो। ये जो कंपलसरी हुआ है, डिफ़ॉल्ट हुआ है, ये पिछले साल से हुआ है। मैं रेट्स अमेंड कर रहा था तो मैंने टाइटल अमेंड कर दिया, मिस्टेक है। दिस इज 25-26 मतलब इन शॉर्ट फिनांस एक्ट 24 में ही उन्होंने इसको कंपलसरी बना दिया, बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया। तो अगर आप रिटर्न फाइल करने जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको इस कैटेगरी में कंसिडर करता है। आप बोलते हो नहीं मैं तो डिडक्शन लेता हूँ, तो फिर आपको ऑप्शन स्विच करके पुराने वाले में जाके अपने डिडक्शंस जो है वो वहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे वैसा। अब मेरे हिसाब से अभी जो दिख रहा है उसमें ये बेटर है, इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, इसलिए इसको सरकार ने बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। उन्होंने बोला देखो जो हमने यहाँ पे रेट्स रखे हैं, आप अगर डिडक्शंस क्लेम नहीं करोगे और इसमें जाओगे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। अब आपका CA क्या करेगा, रिटर्न भरते दिन दोनों ऑप्शन इवैल्यूएट कर लेता है, सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन दिखाता है कि डिडक्शन क्लेम करोगे तो इतना टैक्स, नहीं करोगे तो इतना टैक्स, जो सस्ता पड़े वो कर लो, सीधी बात है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसमें भी सरचार्ज के रेट्स एप्लीकेबल है, लेकिन रेट्स थोड़े कम किए। 1 करोड़ तक 10% सेम रेट, 1 से 2 करोड़ में 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25%, 37 वाला रेट निकाल दिया, 25 पे रोक दिया। उसमें 37 भी था ना पीछे, 5 करोड़ से ऊपर वो हटा दिया। अब बोले यहाँ से 25% ही रहेगा। तो ये सब चेंजेस है। अच्छा, इसमें मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल है, हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम तरीके से लगेगा। रिबेट में भी चेंजेस हैं, वही 87A की थियरी जो अपन अभी देख रहे थे, मैं सेकेंड हाफ पेंडिंग है। अभी अपन ने 87A में देखा था कि 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम हो अगर, तो 12,500 रुपये तक का आपको रिबेट मिलता है। अगर आप 115 BAC में जा रहे हो तो उसमें बोला है कि अगर आपकी 12 लाख रुपये तक की टोटल इनकम है तो आपको 60,000 रुपीज़ तक का रिबेट मिल सकता है। तो जो वहाँ पर था ना 5 लाख के सामने 12,500, यहाँ है 12 लाख के सामने 60,000। इफेक्ट सेम ही है, खाली नंबर्स अलग है। तो अगर किसी की टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और वो 115 BAC में ऑप्ट कर रहा है तो वो 87A का रिबेट ले सकता है और 60,000 रुपीज़ तक का टैक्स बचा सकता है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 12 लाख रुपए तक आपका टैक्स आ कितना रहा है यहाँ तक। तो ये 4 लाख पे 5% आएगा, मतलब ये हो जाएगा 20,000, और ये इस पे आएगा 10% मतलब 40,000, तो 60 आने वाला है। इन शॉर्ट घुमा फिरा के आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पे टैक्स फ्री हो गई। अब ये जब आया बजट में तो लोगों को रिलीफ लगा, क्या देखो डिडक्शन तो छोड़ ही दो, वैसे भी तुम जहाँ इन्वेस्टमेंट करा रहे हो सब पे कैपिटल गेन लगा रखा है, तो वो तो अट्रैक्टिव रहा नहीं। यहाँ क्या है, 12 लाख रुपए तक की कमाई पे 1 रुपये पे टैक्स नहीं देना है, तो अच्छा है ना ये। इसमें मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोग बेनिफिट ले सकते हैं कि अपने टैक्स भरने से बच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देता है गवर्नमेंट को, अपने क्रिटिसाइज़ तो करते ही है, लेकिन ये देख के लगता है कि ठीक है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स अगर ज़ीरो हो रहा है तो मिडिल क्लास एसएससी में से काफ़ी लोग टैक्स देने से बच जाएंगे। अब जैसे ही ये आया, लोगों की इनकम 5 लाख से सीधी 12 लाख हो गई, बात समझ आई। जो 5 लाख 4,99,000 वाले थे अब वो 11,99,000 पे आ गए, लोगों की कमाई बढ़ गई। तो पर कैपिटा इनकम में एकदम से राइज हो जाता है जब सरकार लिमिट बढ़ाती है। कमाते सभी है, दिखाता कोई नहीं। आप जितनी लिमिट रखोगे उसे 2,000 कम ही दिखाएंगे हम। आप 5 लाख की लिमिट रखोगे हम 4,99 दिखाएंगे, आपने 12 लाख की लिमिट कर दिया हम 11,99 दिखाएंगे।
कैपिटल तो बढ़ रही है ना ऑन पेपर, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 11 लाख रुपए कमाई दिखा भी रहे हैं, टैक्स नहीं देना है, तो लोग भी फिर क्या करते हैं ना, अपनी इनकम बढ़ा देते हैं। अब जो 5 लाख के आसपास घूम रहे थे, उनके पास अब मार्जिन है कि धीरे धीरे करके हर साल एकदम से 12 लाख दिखा देंगे तो भी इंक्वायरी आ जाएगी। जैसे कल से अगले साल तक तो तुम 5 लाख कमा रहे थे, अचानक से क्या हो गया, सीधा 12 लाख पे आ गए। बोले हाँ सर वो लिमिट बढ़ी ना, तो हमने भी अपनी लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, जैसे ये लिमिट है हमने मेहनत करना शुरू कर दिया कि अब 12 लाख रुपए कमा के दिखाएंगे। ठीक है, वैसा है। बोले हम कल को लिमिट 20 करेंगे तो सर हम भी मेहनत और करेंगे, 19,99,000 तक जाएंगे, वैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम से नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी इनकम ज़्यादा भी दिखा दोगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो 37% वाला है नहीं है। इस सेक्शन में नहीं है, जो 115 BAC ऑप्ट करा है उसमें नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम में है। हाँ, तो अब क्या होता है पता है, एग्जाम में सम आते हैं ना इसमें, तो नीचे लिखा होता है मिस्टर एक्स इज एन असेसी हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC या वाज ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम, मेंशन किया होता है। अब अगर 115 BAC बोला है तो ये स्लैब, ओल्ड टैक्स रेजिम बोला है तो वो स्लैब। एक याद रखना कम पड़ रहा था, 2 आ गए, अपने हिसाब से देख लो। हाँ नहीं, अपने हिसाब से नहीं। 5% हाँ, इसमें तो इजी है और अच्छा भी है, टैक्स भी कम आ रहा है और रेट्स भी सिंपल है वैसा है। तो अब याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, वो तो अगेन घुमा फिरा के पॉइंट रहने ही वाला है। अब जो सेक्शंस के डिडक्शंस आपसे छीन लिए वो ये रहे, फ्यू इंसेंटिव्स विच आर नॉट अवेलेबल। ये जितने भी सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेक्शन में मिलने वाले सारे अलाउंसेस छीन लिए। ये सब सेक्शन में आप कोई बेनिफिट क्लेम कर नहीं सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि सारे सेक्शंस अलग अलग चैप्टर के हैं, तो मैं अभी आपको ये डिस्कस कराने जाऊँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सेक्शन 10 एग्जेम्पशन सेक्शन होता है, वो अलग से सेक्शन है एक। सेक्शन 16 आपका सैलरी का है, 24 हाउस प्रॉपर्टी का है, 32, 33, 35 वाली जो पूरी सीरीज़ चल रही है, ये सारी यहाँ तक ये PGBP की है, चैप्टर बाकी है। और ये है डिडक्शंस, ये पूरा एक साथ ही लिख दिया है। 80C से 80U में से 90% डिडक्शंस भूल जाओ, नहीं मिलेंगे। 1-2 मिलते हैं जो मेंशन किए हुए, बट अभी समझाए नहीं है तो कुछ पता नहीं चलेगा। मैं पहले 115 BAC अभी तक मैं लास्ट में बताता था, बट अब ऐसा हो गया कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है और वो पुराना वाला ऑप्शनल हो गया है। तो मुझे पहले चैप्टर में आपको बताना पड़ेगा एज अ कंपेरिजन कि ओल्ड टैक्स रेजिम क्या है और न्यू टैक्स रेजिम क्या है। और न्यू वाला अब डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये बेसिक हो गया है, वो ऑप्शनल हो गया है। पहले उल्टा था, ये ऑप्शनल था, चलो लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब ये बेसिक हो गया है, तो फिर पहले ये भी तो समझाना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो स्कीम है वो ये वाली आपको ध्यान से समझ। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो आप ये डिफ़ॉल्ट वाली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अब तो बाय डिफ़ॉल्ट यही हो गई है वैसा है। तो मेरे हिसाब से तो अब यही करनी चाहिए। सब में वो लोग हिंट देंगे, नहीं दिया है तो फिर आप 115 BAC लगा भी सकते हो। ठीक, चलिए। तो फर्स्ट चैप्टर में जितना कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेते हैं और पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका जो है ना वो कंप्लीट हो जाए बस। तो फर्स्ट चैप्टर में और कुछ तो बचा है नहीं। रेट्स तो ये सारे आपके सामने हैं, मैं क्वेश्चंस बना देता हूँ थोड़े। 115 BAC की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, डेटा है ये। रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 33 ईयर्स, टोटल इनकम 31,50,000 और टैक्सेबल अंडर 115 BAC। आपको इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चंस बना देता हूँ, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं।
हाँ एक सेकेंड, बस हो ही गया, लास्ट है। लो ये क्वेश्चंस हैं। आप सॉल्व अभी कर लो, आंसर्स फिर अपने डिस्कस कर लेते हैं, और कल वाले लेक्चर में इसके आंसर्स जो है वो देख लेंगे। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए फिर कल कवर होगा ये।